नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इन दिनों आम की बहार है और आम का पेड़ आपने देखा होगा, सारे पेड़ झुके हुए हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। जो फलादार वृक्ष होता है वो जब उसमें फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। लेकिन कांग्रेस अकड़ रही है। कांग्रेस का जो सूखा पेड़ है उसमें एक फल अभी लगा है, कर्नाटक का नया नया। और ऐसे में भी कांग्रेस को थोड़ा झुकना चाहिए। झुकने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जुडिशरी से पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए किरण रिजिजू को हटा दिया गया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का महिला पहलवानों के मामले में इस्तीफा ले लिया गया है और टेनी मिश्रा को भी हटाया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस अकड़ रही है। कांग्रेस का ये रवैया समझ से परे है। एक तरफ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने बयान आए कि कांग्रेस को चाहिए कि वो बड़ा दिल दिखाए, वो भी कुर्बानी दे। जहां क्षेत्रीय दल है वहां पर वो प्रवेश नहीं करे और 1 to 1 चुनाव हो, यानी हर सीट पर बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का एक ही कैंडिडेट खड़ा हो। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कर्नाटक की जीत के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है सिद्धारमैया का, DK शिव कुमार का, उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया है, यानी केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है। बगल का तेलंगाना, जहां पर चुनाव अगले कुछ महीनों में होना है, वहां BRS के KCR को नहीं बुलाया गया है। उसके बगल का आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी को नहीं बुलाया गया है, जो कांग्रेस से ही निकले थे। इसके अलावा इस तरफ बगल का केरल, OP विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता, मुख्यमंत्री, उनको नहीं बुलाया गया है। तो पूरे दक्षिण भारत में एक तमिलनाडु से स्टालिन को बुलाया गया है, लेकिन स्टालिन तो गठबंधन का हिस्सा है, या यूं कहा जाए कि स्टालिन का जो DMK का गठबंधन है उसमें कांग्रेस एक छोटा सा हिस्सा है। तो कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या दक्षिण के अन्य राज्यों में अपने दम पर पूरी तरह से राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति करना चाहती है, या ये वो मानकर चलती है कि KCR तो मानेंगे नहीं, जगन मोहन रेड्डी तो मानेंगे नहीं, विजयन तो मानेंगे नहीं, तो क्यों बुलाया जाए? या फिर वो मानकर चलती है कि लेफ्ट के साथ पश्चिम बंगाल में समझौता शायद वो तोड़ दे, इसलिए उसकी शुरुआत, संकेत वो केरल के विजयन को नहीं बुलाकर देने की कोशिश कर रही है। क्या ये सही रणनीति है? क्या रणनीति में लचीलापन नहीं आना चाहिए? आखिर आप मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को बुला रहे हैं, शरद पवार को बुला रहे हैं, उद्धव ठाकरे को बुला रहे हैं, ममता बनर्जी को बुला रहे हैं, नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, तेजस्वी यादव को बुला रहे हैं और हेमंत सोरेन को भी शायद बुला रहे हैं। कुछ और पार्टियां भी आ सकती हैं समान विचारधारा की। तो क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि बाकी लोग विचारधारा के लिहाज से एक धरातल पर नहीं आ सकते? जो आपके साथ है वो तो साथ है ही, जो आपके साथ आने के संकेत दे रहा है वो भी आप उस पर मेहनत करके उसके साथ दोस्ती बेहतर कर सकते हैं। लेकिन राजनीति तो असंभव को संभव बनाने का खेल है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कम से कम KCR, जगन मोहन रेड्डी, विजयन, इनको भी अगर बुला लिया जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के साथ संबंध बीच में ठीक हुए थे। राष्ट्रपति को जो 12, 13, 14 पार्टियों ने जांच एजेंसियों को लेकर जो खत लिखा था प्रधानमंत्री को, उसमें अरविंद केजरीवाल के भी हस्ताक्षर थे। फिर राहुल गांधी ने जिस ढंग से हिडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मसले को उठाया, उसमें सबसे ज़्यादा साथ केजरीवाल ने दिया। इसके अलावा जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, खड़े खड़े उनको लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई, वो अदालती फैसले के बाद 1 महीने में घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया, तो केजरीवाल ने भी सहानुभूति व्यक्त की थी और केंद्र सरकार के कदम को गलत बताया था। लेकिन फिर हाँ, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर नरमी का रुख अपनाया था और दिल्ली के नेताओं ने ज़रूर इस कदम की तारीफ़ की थी। लेकिन केजरीवाल के साथ देखिए, उत्तर भारत में संबंध बनाना कांग्रेस के लिए मजबूरी ना हो, लेकिन
सियासी ज़रूरत ज़रूर है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एक एक सीट की जब मारामारी है, तो दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, कुल हो गई 20, हरियाणा की 10 सीटें, कुल हो गई 30। इसके अलावा गुजरात में भी बीजेपी के और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी लोकसभा में, और लोग कह रहे हैं कि 5 या 6 या 7 सीटें वो कांग्रेस की खराब करने की स्थिति में। तो कुल 36-37 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी से टकराहट की वजह से या तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा ले जाएगी या कोई दूसरा दल पंजाब में फ़ायदा उठा लिया जाएगा, लेकिन दोनों दलों को आपस में मिलकर जितना फ़ायदा होता उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से होना तय है और उसमें राहुल गांधी आड़े आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि विपक्ष की धुरी कांग्रेस बन जाए, जो कर्नाटक के बाद स्वाभाविक रूप से बनती हुई दिख रही है या उस दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, नहीं बुलाने की क्या ज़रूरत है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस की नीति रणनीति कौन तय करता है। इससे ये भी पता लगता है कि विपक्षी दलों में फिर वही चीज़ आएगी कि कर्नाटक में एक जीतने के बाद, एक चुनाव जीतने के बाद वैसे भी क्षेत्रीय दलों में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट फैली है कि उनको लगता है कि इसी तरह कांग्रेस जीत गई, राज्यों में जीतती रही तो वो राज्यों के अंदर क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। इस धारणा को कांग्रेस को तोड़ना है। इस धारणा के खिलाफ कांग्रेस को काम करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, लेकिन ऐसा बड़ा भाई जो छोटे भाइयों से प्रेम, मोहब्बत, स्नेह रखता है। और मोहब्बत की दुकान सिर्फ बीजेपी के इलाकों में नहीं खोलनी है, बल्कि जहां पर क्षेत्रीय दल हैं वहां भी इस तरह की दुकान खोलनी है। ऐसे संकेत कांग्रेस को देने हैं। ममता बनर्जी साफ कर चुकी, अखिलेश यादव साफ कर चुके कि भाई जहां जहां आप मजबूत हैं वहां हम नहीं आएंगे, जहां हम मजबूत हैं आप वहां नहीं आइए। तो एक सूरत निकल रही है। लेकिन ऐसे समय में कुछ क्षेत्रीय दलों को बुलाना, कुछ क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा करना, खास तौर से अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाना, ये एक लॉन्ग टर्म अच्छी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं हो सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि 200 सीटों के आसपास वो बीजेपी से लड़ी थी, जीती कम सीटें थी, लेकिन कुल मिलाकर देश भर में करीब 200 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। इस हिसाब से तो बीजेपी भी कह सकती है कि 302 सीटें उसने अपने दम पर निकाली और बाकी 60-70 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो इस हिसाब से तो बीजेपी भी 370 सीटों वाली पार्टी बन जाती है अगर कांग्रेस को लगता है वो खुद 250-300 सीटों वाली पार्टी है या इतनी सीटें उसको दे देनी चाहिए विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें शरद पवार से मुझे लगता है कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक मंच पर लेके आए और अब वो महाविकास अघाड़ी का अभी से सीट शेयरिंग की बात लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कर लेना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर के साथ समझौता किया, जिसको कांग्रेस और शरद पवार के लोग एक अवसरवादी पार्टी मानते हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया, कोई विपरीत बयान नहीं आया, चुप रहे वो। उन्होंने कहा देखा जाएगा बाद में, अभी खामोश रहने में ही भलाई है। तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि अगर वो आमंत्रण देने में भी कंजूसी बरतती है तो फिर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगी। तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसा नहीं लगेगा कि एक कर्नाटक में जीत से कांग्रेस की गर्दन अकड़ रही है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिज़ोरम में अगर वो कुछ राज्य और जीत गई तो फिर 2024 के संदर्भ में वो क्या दोहरा नुकसान करेगी क्षेत्रीय दलों को। ये भी एक बड़ा डर, ये आशंका सता रही है और यही वजह है कि ममता शंका की नज़र से कांग्रेस को देखती रही है। जगन मोहन रेड्डी के पिता कांग्रेस में थे,
संयुक्त आंध्र जो हुआ करता था उसमें वो अजेय नेता थे। सोनिया गांधी उनको बहुत मानती थी। जगन मोहन रेड्डी के साथ जो कांग्रेस ने किया ठीक नहीं किया, लेकिन अब संबंध सुधारने की भी ज़रूरत है, फिलर तो भेजने की ज़रूरत है। हो सकता है कांग्रेस को लगता हो कि जगन मोहन रेड्डी बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस बहुत बहुत कमज़ोर है, ऐसे में जगन मोहन रेड्डी को ज़रूरत ही नहीं है कांग्रेस की। भाई 25 सीटें हैं, 25 में से अगर जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस को 3 सीटें भी दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए आंध्र प्रदेश में, तो कांग्रेस के पास पाँव रखने की एक ज़मीन मिल जाएगी आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद एक पाँव रखा तो फिर दूसरा पाँव भी रखेंगी और फिर आदमी चलेगा भी, दौड़ेगा नहीं तो कम से कम चलेगा भी, यानी अपना सियासी विस्तार कर सकेगा। लेकिन अजीब रवैया है कांग्रेस के नेताओं का। पता नहीं कौन नीति रणनीति बना रहा है या क्या समझ रहा है कि कर्नाटक की जीत का मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारत के राज्यों में भी वही मुद्दे चल जाएंगे, उसी रूप में चल जाएंगे, या बीजेपी के वो मुद्दे उस रूप में दूसरे राज्यों में उत्तर भारत में भी नहीं चलेंगे जैसा कि कर्नाटक में नहीं चले। इस भ्रम, इस गलतफहमी में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को पड़ना चाहिए और विपक्ष से दोस्ती करने का कोई मौका कांग्रेस को चूकना नहीं चाहिए, और अभी बहुत बड़ी चूक वो कर रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर भी विजय विद्रोही पेज है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।